नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटी में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटी में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक या किसान या ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में सीएनबीसी आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70452200। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। शो की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। फेडरल रिजर्व ने लगातार तीसरी बार ब्याज 0.25% बढ़ाकर 3.25% किया। अमेरिकी सेंट्रल बैंक भी कमेंट्री की कही रही सख्त, कहा महंगाई से निपटने के लिए आगे भी बढ़ाएंगे ब्याज। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया, 7 महीने की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट। $1 का भाव 81 के करीब, 20 साल के हाईज पर डॉलर इंडेक्स। यूएस फेड के आउटकम के बाद आज गोल्ड में कभी रेड तो कभी ग्रीन में कारोबार। एमसीएक्स पर दिखी शानदार रिकवरी, लेकिन कॉमेक्स पर भाव अब भी 1700 के नीचे बरकरार। $90 के नीचे फिसलने के बाद कच्चे तेल में रिकवरी। ब्रेंट में करीब 0.5%, तो WTI और एमसीएक्स पर भी कच्चे तेल में बढ़त के साथ कारोबार। चावल के दामों में हो सकती है बढ़ोतरी। सरकार को चालू सीजन में उत्पादन में करीब 24% गिरावट का अनुमान। 16 सितंबर तक बुआई में करीब 5% की गिरावट। हमारे साथ शो में शामिल हैं मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी और त्रिशूल एंटरप्राइजेस के रुपेश दलाल। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। नवनीत, आपसे पहले जानना चाहेंगे, अच्छी खासी उठापटक यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक रिएक्शन यूएस फेड मीटिंग के बाद भी देखने को मिला है। कैसे देखते हैं आप बाजारों को और आपके टॉप ट्रेड्स क्या होंगे? मनीषा जी, कल के सेशन में अगर फेड मीट के बाद में अगर हम देखें तो लेट इन द इवनिंग फेड काफी उठापटक देखने मिली गोल्ड सिल्वर प्राइसेस में, और आज के सेशन में एकदम सुस्त कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। जो आज की बढ़त हमको एमसीएक्स पे दिख रही है और लार्जली रुपये की डेप्रिसिएशन की वजह से बायस शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा थोड़ा सा पॉजिटिव ही लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि 50,000 50,100 तक के स्तर आपको गोल्ड में देखने मिल जाएगी एमसीएक्स पे। तो 47,900 के आसपास बाय करने की स्ट्रेटेजी रहेगी एंड 47,500 550 के आसपास आप स्टॉप लगा सकते हैं। सेकेंडली, क्रूड में काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव बायस फिर से नजर आ रहा है, और मुझे लगता है कि कल या 2 दिन में जो लोज बने हैं वो होल्ड करेंगे और यहाँ से करीब 100 से 150 रुपए की आपको तेजी देखने मिल सकती है। 6750 के आसपास बाय करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। 6650 का आप स्टॉप लगाइए। 6900 प्लस के टारगेट आपको बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो खरीदारी के मौके यहाँ पर कुछ निकलते हुए बाजार में। लेकिन रुपेश, इंटरनेशनल मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स, जहाँ तक एग्री की बात है, चाहे वो मौसम हो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो, आगे फेस्टिवल सीजन हो, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पैक्ट कर रही हैं। एग्री कमोडिटीज़ में आप कहाँ देखते हैं कमाई के मौके? एग्री कमोडिटीज में राइट नाउ जो हिसाब से बारिश चल रही है, और अगर नेक्स्ट 10 to 15 डेज अगर बारिश रहेगी तो मुझे लग रहा है कि खरीफ फ्लो में अच्छी खासी कटौती होने की संभावना है। बिकॉज अभी वाली बारिश जो रहेगी इट्स नॉट गुड फॉर फोर्थ कमिंग क्रॉप। तो मतलब नेक्स्ट 10 to 15 डेज इज वेरी क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए। तो आने वाले 10-15 दिन पे सबकी बारिश कैसी रहेगी उसके ऊपर नजर है। लेकिन 8% तो जो पिछले 2-3 महीने से अच्छी बारिश हुई है उसके कारण मंदी का ही माहौल रहा है। तो स्ट्रेटेजी वुड बी राइट नाउ सबकी स्ट्रेटेजी सेल ऑन राइस की रही है। अगर आप बिकवाली की राय यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं तो किस सेक्टर में आपको लगता है ज्यादा मंदी रह सकती है? क्या वो खाने के तेल होंगे, क्या वो चावल है, गुआर है, मसाले हैं, कहीं जहां पर आपको ज्यादा बेरिशनेस नजर आती है? 8% अगर देखने जाए तो मुझे लग रहा है सोयाबीन वाली जो कमोडिटी अभी 8% 5,400 5,500 का भाव चल रहा है, वो भाव में थोड़ी बिकवाली आ सकती है। आगे 4,700 4,800 तक भाव जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट गवार सीड जो अभी 15 से 20% क्रॉप डैमेज होने की बात आई थी, तो उसके कारण अभी 5,300 400 तक जा रहा है। 5,500 के लेवल पे उस पर बिकवाली कर सकते हैं। और मसाले पैक में टर्मरिक को और जीरा को छोड़ के एक बार लग रहा है कि धनिया थोड़ा काउंटर वीक है, उसमें भी सेल राइज कर सकते हैं। 110 रुपया पर केजी के आसपास का भाव आए तो वहां पे सेलिंग प्रेशर बन सकता है।
जी हाँ, और बिकवाली के साथ इन सभी काउंटर्स पे फिलहाल कारोबार होता हुआ नजर आया भी है, तो कुछ और बिकवाली मुनाफा वसूली आगे भी एक्सपेक्टेड है। ये व्यू ऑफ कोर्स रुपेश की तरफ से आता हुआ। लेकिन डॉलर पे नजर डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली आज हेडलाइंस बनती हुई नजर आई हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए ने यहाँ पर रिकॉर्ड लोज बनते हुए देखे हैं। यहाँ पर पहली बार $1 का भाव ऑलमोस्ट 81 रुपए के करीब पहुंचता हुआ नजर आया है। रुपए में आज हमने जो गिरावट देखी है उसका वजह काफी हद तक डॉलर इंडेक्स की तरफ से है, जहां पर आज हमने 111.5 तक के लेवल्स बनते हुए देखे। उसके बाद करीबन आधे % की गिरावट फिलहाल आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन बहुत ज्यादा इस मूवमेंट की वजह से रुपया संभला है ऐसा हमें नहीं लगता। जो आज के रुपए की मूवमेंट है वो पिछले 7 महीनों में सबसे ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को यहां पर मिली है, और हमने यहां पर 80.87 तक के लेवल्स रुपए में यहां पर बनते हुए देखे हैं। काफी हद तक जैसे मैंने बताया ये सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट है पिछले 7 महीनों में। हमने मुनाफा वसूली इस वजह से भी आते हुए देखी है क्योंकि डॉलर इंडेक्स में तेजी है। यूएस की तरफ से हमने यहां पर ब्याज दरें बढ़ते हुए देखी हैं, और माना यही जा रहा है कि आगे जाकर जो नवंबर दिसंबर के महीने हैं यहां पर भी हम अच्छी खासी एग्रेसिव रेट हाइक्स आता हुआ देखेंगे। तो क्या ये गिरावट थमेगी आगे जाकर? ऐसा फिलहाल बाजार को नहीं लगता। 2 हफ्ते में करीबन ₹1.25 तक की गिरावट हमने यहां पर ऑलरेडी रुपए में आते हुए देखी है। जो बढ़ती ब्याज दरें हैं, जो डॉलर इंडेक्स में यहां पर तेजी है, एफआईज की तरफ से जो हमने इंडियन मार्केट्स में बिकवाली आते हुए देखी है, कच्चे तेल के जिस तरह से यहां पर लेवल्स रहे हैं, और जो यूक्रेन रशिया का युद्ध है उन सब का असर यहां पर इंडियन मार्केट्स पे और करेंसी मार्केट्स पे आता हुआ हमने देखा है। हमारे साथ बात करने के लिए यहां पर मोतीलाल ओसवाल के फॉरेक्स एंड बुलियन एनालिस्ट गौरांग समैया जुड़े हैं। गौरांग नमस्कार। आज का दिन कठिन रहा रुपए के लिए, इंपोर्टर्स के लिए, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। आगे जाके किस तरह के व्यूज देखने को मिलेंगे? गुड इवनिंग। सो आई थिंक काफी हद तक एक शार्प हमने डेप्रिसिएशन रुपये में आते हुए देखी है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे चलते हुए भी टूवर्ड्स 8150 8180 के भी हम लेवल्स आते हुए देखेंगे। आरबीआई कहीं पे भी इंटरवीन आता हुआ नहीं कर रहा है, एंड आई थिंक ये जो है वो एक ग्रेजुअल डेप्रिसिएशन की तरफ ही हम मूव आते हुए देखेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। गौरांग, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी रेट डिसीजन यहां पर आता हुआ नजर आया है, और आधे % की बढ़त उन्होंने भी यहां पर दिखाई है। बैंक ऑफ जापान ने आज सुबह ऑफ कोर्स यहां पर अपने इंटरेस्ट रेट्स में कोई बढ़ोतरी नहीं करी, घटत भी नहीं करी, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। तो क्लियरली पिछले 12-15 घंटे में, 24 घंटे में दूसरा सेंट्रल बैंक यहां पर रिएक्ट करता हुआ बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दरें अब बढ़कर 2.25% हो गई हैं। कैसे देखते हैं आप इसे, और एक इमीडिएट रिएक्शन क्या आप बनता हुआ पाएंगे? सो आई थिंक काफी हद तक जो सेंट्रल बैंक की एक्शन रही है लास्ट मिडनाइट से अगर आज के दिन तक हम अगर देखें, तो जैसे फेड, बीओजे, बीओई, सो ये जो सेंट्रल बैंक एक्शन है वो काफी हद तक क्रॉसेस में भी वोलेटिलिटी ला रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि जब बीओजे की पॉलिसी स्टेटमेंट रिलीज हुई थी हमने एक डेप्रिसिएशन आते हुए देखी थी, बट बीओजे की तरफ से हमने एक इंटरवेंशन के जरिए उसमें एक अप्रिसिएशन भी आते हुए हमने देखा है। सो वोलेटिलिटी येन के केस में काफी हद तक हायर साइड पे रही है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में भी ये वोलेटिलिटी कंटिन्यू रह सकती है। और अगर पाउंड के रिएक्शन की अगर बात करें तो आई थिंक रेट हाइक के बाद हमने थोड़ी सी गिरावट जरूर आते हुए देखी है, बट ओवरऑल जो डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ है वो काफी हद तक मार्केट को इन्फ्लुएंस करती रहेगी, और हमारा व्यू है कि यूरो और पाउंड या जापानीज येन में भी ये जो वीकनेस है वो आगे चलते हुए थोड़ी सी कंटिन्यू रह सकती है। जैसे आपने कहा 81.5 81.8 तक के लेवल्स हम शायद यहां पर बनता हुआ देखेंगे, और आपने ये भी कहा कि आरबीआई की तरफ से कोई बहुत बड़ी इंटरवेंशन हमने बनते हुए नहीं देखी है। क्लियरली फॉरेक्स रिजर्व्स में यहां पर गिरावट देखने को मिली है, और जिस तरह से अगर दूसरी करेंसीज गिर रही हैं शायद बहुत ज़्यादा सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन इस बार यहां पर काम भी नहीं करेगी। लेकिन फिर भी आपको आगे जाके क्या लगता है, क्या हम कोई स्टेप यहां पर अपने सेंट्रल बैंक की तरफ से देखेंगे? और दूसरा सवाल ये कि अगले हफ्ते जब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है वहां के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सो यस, काफी हद तक हम ये देख पाएंगे कि जो डेप्रिसिएशन की जो पेस है वो थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि हमने आज इंट्राडे के सेशन में भी देखा था कि जब 80 के आसपास भी जब मार्केट गया था तो उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 25-30 पैसे की एक डिप आते हुए देखी, बट अगेन क्योंकि मार्केट एक ग्रेजुअल डेप्रिसिएशन के मोड में है तो हमने वो वापस रिकवरी आती हुई देखी है। और नेक्स्ट वीक जो आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी है वहां पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्याज दर बढ़ाएंगे, बट आरबीआई का जो स्टांस है इन्फ्लेशन पे वो क्या रहेगा, आई थिंक वो काफी हद तक रुपये के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो इंटरवेंशन की बात की तो आई थिंक थोड़ी बहुत ऑब्वियसली इंटरवेंशन हम जरूर आते हुए देखेंगे, क्योंकि 1% की मूव काफी बड़ी मूव है, और अगर वैसे ही अगर डॉलर इंडेक्स की जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू रहती है तो डेफिनेटली आरबीआई कहीं ना कहीं उसको कर्टेल करने की कोशिश करेगा बाय इंटरवेंशन।
क्लियरली, यानी कि 5 रेट हाइक्स हम यूएस की तरफ से देख चुके हैं, ये 7वीं रेट हाइक हम बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से देख रहे हैं और जैसे गौरांग कह रहे हैं कि अगले हफ्ते भारत में भी आरबीआई की तरफ से एक रेट हाइक हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। और आपको बता दें कि जो रुपए की क्लोजिंग आज हुई है वो अपने रिकॉर्ड लोज पर यहाँ पर हुई है। रुपया बंद होने के बाद हल्की सी गिरावट डॉलर इंडेक्स में है, उसका शायद एक रिएक्शन हम कल सुबह आता हुआ देखें, डिपेंडिंग कि आज यूएस के बाजार कैसे खुलते हैं। अब बात करेंगे गोल्ड की, जहां पर यूएस फेड के आउटकम के बाद सोने में आज हमने दोनों ही तरफ के कारोबार होते हुए देखे। हमारे साथ जुड़े हैं कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा। मनोज नमस्कार। एक नीजोक रिएक्शन हमने जरूर यहां पर आता हुआ देखा, एक और इंटरेस्ट रेट हाइक यहां पर आती हुई नजर आई है, लेकिन सोने के लेवल्स जो हैं वो 1665 के बीच में यहां पर काफी हद तक कैप्ड रहे हैं। आप कैसे देखते हैं ये रिएक्शन? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, जो कल फेड का हाइक हुआ वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो कमेंट्री आई फेड के तरफ से वो थोड़ा सरप्राइजिंग था कि इस साल वापस 2 बार और रेट हाइक होगा और अगला 75 बेसिस पॉइंट नवंबर में होगा और दिसंबर में अप्रॉक्स 25 से 50 और हो सकता है। और अगेन वापस फरवरी की भी बातें हैं कि फरवरी में भी हो सकते हैं। तो टिल मार्च आप अगर ये देखें तो करीब 1.5% से 1.75% तक बढ़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड को संकेत करता है। और वो फेड रेट जो बार बार अपने आप बढ़ रहा है, जो वहाँ पे रिसेशन को इग्नोर किया जा रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि जो रिसेशन अगर आएगी भी तो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं आएगी। तो और दूसरी बहुत बड़ा फैक्टर ये है जो हम बहुत कम टाइम कंसीडर करते हैं कि गोल्ड का डिमांड एंड सप्लाई, वो भी पिछले 2-3 साल से करीब 500 टन का गैप है। आपको ये थोड़ा बताना चाहूंगा कि वो जो 4000 टन का करीब अपना माइनिंग एंड अदर स्क्रैप से आता है और जो ईटीएफ है और दूसरे जो गोल्ड के कंजम्पशन है वो 3500 टन है, तो 500 टन का नियर मार्केट में जा रहा है। तो वहां भी कहीं ना कहीं थोड़ा निगेटिव सा रोल है और फेड की कंटिन्यूस रेट्स बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं $1620 अब टेस्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और मेरा आउटलुक है कि बहुत जल्द गोल्ड आपको कहीं ना कहीं $1620 के आसपास दिख सकता है। एट द सेम टाइम अगर रुपया इस तरीके से थोड़ा और अगर मजबूत होता है कोई भी एंगल से, अगर आरबीआई की नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी जैसे आ रही है और अगर रुपया मजबूत होता है तो कहीं ना कहीं आपको इंडियन रुपीज में भी 48,000 के आसपास गोल्ड जल्दी देखने को मिल सकता है। जी हाँ, अगर आप सिटी, जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट भी देखें तो उनका भी मानना है कि यहाँ से 1650-1600 तक के लेवल्स यहाँ पर सोना नीचे में दिखा सकता है। पर उनका ये भी मानना है कि 2023 से बेटर 2024 यहाँ पर सोने चांदी के लिए हो सकता है। तो खरीदारी की एक्सपेक्टेशंस निचले स्तरों पर बनती हुई नजर आएंगी। मनोज जी, इंडियन मार्केट्स में किस तरह की खरीदारी है इन स्तरों पर? 50,000 के नीचे के लेवल्स क्या यहाँ पर बायर्स को लुभाते हुए दिखे हैं? देखिए, अभी का जो समय है वो जनरली गोल्ड में अच्छे दिन नहीं माने जाते हैं गोल्ड बाइंग के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो नवंबर और दिसंबर के शादियों के लिए है, लोगों में एक उत्साह है और फुटफॉल अच्छे हैं, बुकिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन सब डिलीवरी लेते हैं दशहरे और दिवाली पे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से गोल्ड की डिमांड पूरे इंडिया में थोड़ी अच्छी मोड़ पे जाएगी और अगला 4 महीना अच्छा होने का नजरिया है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये कहीं भी आप पिछले साल से इस साल को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। पिछले साल के डिमांड को मीट करना मुश्किल होगा, लेकिन ओवरऑल अच्छी खरीदारी रहेगी और ये रेट कम आने से जो एक 4-5 महीने से जो थोड़ा सा नरम सा माहौल चल रहा है उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। एब्सोल्युटली। जो प्राइस सेंसिटिविटी, प्राइस डिक्लाइन का फायदा यहाँ पर भारतीय उठाएंगे, लेकिन जैसे मनोज जी ने कहा कि पिछले साल पेंट अप डिमांड थी जो इस साल नहीं देखने को मिलेगी। थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन आएगी मांग में, तो पिछले साल से कंपेयर करना इससे शायद वाजिब नहीं रहेगा। मनोज जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, प्राइसेस और डिमांड दोनों पर ही अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके सवाल। कमोडिटी कॉल में अब वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ हम जोड़ते हैं और सबसे पहले शामली यूपी से सुगिश्री हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैडम, एक सिल्वर सेल की हुई है जी, कितने में बेची है आपने चांदी? 56,520 में। 56,520 में यहाँ पर सिल्वर में सेलिंग करी है, हल्की सी खरीदारी उसके बाद हमने भावों में आते हुए देखी है। नवनीत, क्या राय है? मेरे हिसाब से चांदी के कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट देते हुए नजर आ रहा है चांदी, और 58,300, 58,800 तक के साथ देखने मिल सकते हैं। सेल पोजीशन में थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। अगले 1-2 दिन तेजी का माहौल रह सकता है, फिर बाद में वहां से रिवर्सल देखने मिले वो अलग बात है, बट फिलहाल के लिए $2
2,500 रुपए की तेजी यहाँ से भी हो सकती है। ऑलराइट, तो ये राय यहाँ पर चांदी पे आती हुई, लेकिन आगे बढ़ेंगे और यूपी परतघर से महेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार महेश जी, आपका सवाल क्या है? जी मैम, हमारे पास हम किसान हैं जी, मेंथा आयल हमारे पास 2 कुंटल तक है, इसका रेट कब तक ऊपर जाएगा? किसान है महेश जी, मेंथा तेल इनके पास पड़ा हुआ है। रुपेश, अब मेंथा में हमने बहुत समय से कोई बहुत बड़ी मूवमेंट भावों में यहाँ पर आते हुए नहीं देखी है, लेकिन क्योंकि इनके पास हाजिर में माल पड़ा हुआ है, क्या राय देंगे, कैसे रह सकते हैं प्राइसेस? मुझे लग रहा है कि इस टाइम मेंथा में अराउंड 15 से 20% के आसपास की प्रोडक्शन कट हुई है। तो ये भाव से में अगर रखा है तो मुझे लग रहा है कि आगे एक बार 40 से 50 रुपए की तेजी आने की संभावना है। तो अराउंड 1025 1030 का लेवल एक बार वापस आ सकता है इसमें। रुपेश, अगर हम मेंथा के भाव देखें तो बहुत 1000 रुपए पे कांस्टेंट रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है। आपको लगता है इस बार वो टूटता हुआ दिखेगा? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार सीजन आगे जाते ही एक्सपोर्ट डिमांड भी, अगर चाइना से अगर अच्छी एक्सपोर्ट डिमांड आ रही है तो एक बार 1100-1150 का लेवल दिख सकता है, सब्जेक्ट टू जैसे ही 1025-50 का भाव हो जाता है तो इंपोर्टेड सिंथेटिक मेंथा ऑयल यहाँ पे इंपोर्ट चालू हो जाता है। अगर उस पर कंट्रोल हो रहा है और अगर पैरिटी नहीं बैठती है तो डेफिनेटली डिमांड सप्लाई की सिचुएशन देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक बार 1100 का लेवल इस साल देखने को मिल सकता है। चलिए, इस साल मेंथा के लिए अच्छा हो सकता है और डिमांड की एक्सपेक्टेशन, भाव भी ऊपर चढ़ने की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है। आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ राजकोट से हितेश जी फोन लाइन पर है। नमस्कार हितेश जी, आपका सवाल क्या है? सर, मेरा क्रूड का 2 लॉट है, एक 6720 और 6788 में लिया हुआ, तो अभी रख सकते हैं कि बाइक निकल जाए उसमें? नवनीत, क्या राय है, क्योंकि एक रीबाउंड हमने यहाँ पर कच्चे तेल के भावों में आ जाता हुआ देखा है, कितना सस्टेनेबल है? क्योंकि एज ऑफ नाउ तो ये इन द मनी है, थोड़ा बहुत होल्ड करें कि और मुनाफा मिलेगा? वेल मनीषा जी, लास्ट 2-3 दिनों में हमने देखा कि 6650 6640 के आसपास काफी स्टेबिलिटी देखने मिलती है क्रूड में और एक अच्छा बाउंस देखने मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से वहां पर एक अच्छा क्रिटिकल स्टॉप लॉस है और अगर जब तक वो ब्रीच नहीं होता है तो पूरी पॉसिबिलिटी की हम वापस 6900 और 7050 तक के सर देखेंगे। तो मेरे हिसाब से मेंशन स्टॉप लॉस 6650 का आप होल्ड करिए, आपको अच्छा मुनाफा देखने मिल सकता है अगले 2 दिन में। राइट, आप इन द मनी है, स्टॉप लॉसेस जरूर लगाएं, आगे अगर तेजी आएगी तो आपको और भी मुनाफा मिलेगा। लेकिन इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही समय है। रुपेश, नवनीत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी कॉल में अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।